सोचिए, अगर मैं कहूं राजा, आदमी प्लस औरत इज इक्वल टू, और एक कंप्यूटर इसका जवाब दे रानी। ये कोई पहेली नहीं है, ये शब्दों का गणित है। आज हम इसी कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, जहाँ शब्दों को मतलब संख्याओं में बदल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं 2013 के एक बहुत ही प्रभावशाली रिसर्च पेपर की, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड देयर कंपोजिशनैलिटी। टॉमस मिकोलॉव और गूगल की उनकी टीम ने लिखा था। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस एक पेपर ने मशीनों के भाषा समझने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। तो हमारी आज की चर्चा इसी पेपर पर है और कुछ आर्टिकल्स जो इसे और अच्छे से समझाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कैसे काम करता है, बल्कि ये समझना है कि इस एक आइडिया ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब एनएलपी की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये वर्ड वेक्टर्स हैं क्या आखिर? मतलब इससे पहले अगर देखें तो कंप्यूटर के लिए शब्द तो बस अक्षर थे, राजा, रानी, घोड़ा। हाँ, उनमें कोई आपसी रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ टेक्स्ट थे। एक पुराना तरीका था जिसे कहते थे वन हॉट एन्कोडिंग। हाँ, वन हॉट एनकोडिंग, जिसमें हर शब्द के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी और उसमें सिर्फ एक जगह वन होता था, बाकी सब जीरो। बिल्कुल। तो आप उससे सिर्फ ये बता सकते थे कि दो शब्द एक जैसे हैं या नहीं। मतलब उस सिस्टम के लिए राजा और रानी एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितने राजा और केला। कोई समानता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तदुपलब्ध शब्द अपना एक स्विच था, ऑन या ऑफ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशंस में हर शब्द के मतलब को बताने के लिए सैकड़ों छोटे छोटे डिमर स्विच हैं, है ना? जैसे राजा के लिए शाहीपन वाला स्विच ज्यादा होगा, पुरुष वाला ज्यादा होगा, और रानी के लिए शाहीपन वाला तो ज्यादा होगा पर पुरुष वाला कम और स्त्री वाला ज्यादा। क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल यही बात है। हर शब्द को कुछ 100 डायमेंशन, मान लीजिए 300 वाले एक वेक्टर से दिखाया जाता है। मतलब 300 संख्याओं की एक लिस्ट। और किसी शब्द का मतलब इन सभी 300 संख्याओं में बटा हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि हम शब्दों के बीच के रिश्तों को नाप सकते हैं, उन पर गणित लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने शुरू में कहा था, वेक्टर राजा, वेक्टर आदमी प्लस वेक्टर औरत करने से जो नया वेक्टर बनता है, वो गणितीय रूप से वेक्टर रानी के सबसे करीब होता है। ये तो कमाल है। हाँ, और ये रिश्ते वेक्टर्स के बीच एक खास दूरी या दिशा के रूप में दिखते हैं। पेपर में और भी कमाल के उदाहरण हैं, जैसे व्याकरण के रिश्ते। वेक्टर एप्पल में से वेक्टर एप्पल्स को घटाने पर जो दिशा मिलती है, वो वेक्टर कार में से वेक्टर कार्स को घटाने पर मिलने वाली दिशा के लगभग बराबर होती है। अच्छा, मतलब मशीन ने एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है बिना किसी के सिखाए, अपने आप। और वो देश और राजधानियों वाला उदाहरण तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, वो तो क्लासिक है। वेक्टर मैड्रिड, वेक्टर स्पेन प्लस वेक्टर फ्रांस, और इसका नतीजा वेक्टर पेरिस के सबसे करीब होता है। सोचिए, मशीन को किसी ने बताया नहीं कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। उसने ये रिश्ता करोड़ों वाक्यों को पढ़कर खुद सीखा है। और एक कदम और आगे जाइए। पेपर में एक और उदाहरण है, वेक्टर रूस प्लस वेक्टर नदी। इसका नतीजा वेक्टर वोल्गा नदी के बहुत करीब आता है। अब जरा सोचिए ये कितना गहरा है। को सही जगह वोल्गा पर पहुंचा देती है। ये रटना नहीं है, ये समझ है। बिल्कुल। वो सिर्फ भाषा नहीं सीख रहे, वो दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान के स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। और यही इस तकनीक की असली शक्ति है। ये सब सुनकर तो दिमाग चकरा जाता है, पर ये जादू आया कहाँ से? आखिर ये सैकड़ों संख्याएं, ये वेक्टर्स बनते कैसे हैं? किसी इंसान ने तो इन्हें नहीं लिखा। नहीं, और यहीं पर 2013 के इस पेपर की असली खूबसूरती है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही कुशल मॉडल पेश किया, जिसे स्किप ग्राम मॉडल कहते हैं। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। एक शब्द को देखकर उसके आसपास आने वाले शब्दों का अंदाजा लगाओ। अच्छा, मतलब अगर वाक्य है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और हमारा शब्द फॉक्स है, तो मॉडल को ये अंदाजा लगाना सीखना होगा कि इसके आसपास क्विक, ब्राउन, जंप्स जैसे शब्द आ सकते हैं। बिल्कुल सही। ट्रेनिंग के दौरान आप मॉडल को अरबों बार यही काम करने को देते हैं। और हर बार जब वो गलती करता है तो वो अपने अंदर के न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को थोड़ा थोड़ा बदलता है।
और लाखों करोड़ों बार ऐसा करने के बाद नेटवर्क की जो छिपी हुई लेयर होती है उसके वेट्स ही धीरे धीरे इन शक्तिशाली वर्ड वेक्टर्स का रूप ले लेते हैं। और ये सब करने के लिए उन्होंने गूगल न्यूज़ का एक बहुत बड़ा डेटा सेट इस्तेमाल किया, लगभग 6 अरब शब्द। लेकिन यही एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर उनकी डिक्शनरी में 10 लाख शब्द थे तो मॉडल को हर बार 10 लाख संभावनाओं में से चुनना पड़ता था। ये तो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की बात लगती है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। उनके सामने एक पहाड़ जैसी समस्या थी, अरबों शब्द और लाखों की डिक्शनरी। इस पर एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना उस जमाने के कंप्यूटरों के लिए लगभग नामुमकिन था। इसमें सालों लग जाते। तो उन्होंने हार मान ली? नहीं, यहीं पर इस टीम की असली इंजीनियरिंग जीनियस सामने आती है। उन्होंने समस्या को हल नहीं किया, उन्होंने समस्या को ही बदल दिया। एकदम सही कहा। उन्होंने इस रुकावट को पार करने के लिए 2 शानदार, बहुत ही चालाकी भरे तरीके पेश किए। सबसे बड़ी रुकावट थी सॉफ्टमैक्स फंक्शन, जिसे हर बार उन 10 लाख शब्दों पर गणना करनी पड़ती थी। तो पहला तरीका था हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स। ये क्या था? ये बहुत दिलचस्प है। शब्दों की एक सीधी लिस्ट रखने के बजाय उन्होंने पूरी डिक्शनरी को एक बाइनरी ट्री में व्यवस्थित कर दिया। अब किसी शब्द तक पहुंचने के लिए आपको पूरी लिस्ट से नहीं गुजरना पड़ता। आपको बस पेड़ की शाखाओं पर कुछ बाएं दाएं वाले फैसले लेने होते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि 10 लाख लोगों की भीड़ में किसी एक को ढूंढना है। पहले आपको हर एक से पूछना पड़ता था, यानी 10 लाख सवाल। अब आपको बस पूछना है क्या वो इस आधे हिस्से में है, फिर उस आधे के आधे में। आप सिर्फ 20 सवालों में उस तक पहुंच जाएंगे। अरे वाह, मतलब 10 लाख से सीधा 20 पर। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। इसने तो ट्रेनिंग को महीनों से घटाकर दिनों में ला दिया होगा। बिल्कुल। और दूसरा तरीका था नेगेटिव सैम्पलिंग। कहते हैं कि वो इससे भी सरल था। हाँ, ये एक और भी सरल और प्रभावी विकल्प है। इसमें आप सभी 10 लाख शब्दों को अपडेट नहीं करते। आप सिर्फ सही शब्द, जिसे पॉजिटिव सैंपल कहते हैं, उसे लेते हैं और साथ में कुछ, मान लीजिए 5 से 20 गलत शब्द यानी नेगेटिव सैंपल्स चुनते हैं। और मॉडल का काम बस इतना हो जाता है, उसे असली शब्द को नकली शब्दों के शोर से पहचानना होता है। तो मतलब मॉडल को बस ये सीखना है कि फॉक्स के साथ जंप्स आएगा पर जेब्रा या एप्पल नहीं आएगा। वो बस सही और कुछ गलत उदाहरणों से सीखता है। सही। ये तरीका थोड़ा कम सटीक है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा तेज है और बड़े डेटा सेट के लिए ये बहुत अच्छे नतीजे देता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? एक ज्यादा सटीक तरीका हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स एक कम सटीक जुगाड़ जैसे तरीके नेगेटिव सैम्पलिंग से हार गया। ऐसा कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं एनएलपी का एक बड़ा सबक छिपा है। विशाल डेटा पर लगभग सही जवाब देने वाला एक बहुत तेज मॉडल अक्सर बिल्कुल सही जवाब देने वाले एक धीमे मॉडल से बेहतर सीखता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदाहरण देख पाता है। यहाँ स्पीड ने परफेक्शन को मात दे दी। और एक और चालाकी भी थी, बार बार आने वाले शब्दों की सब सैम्पलिंग। जैसे द, ए, इन जैसे शब्द करोड़ों बार आते हैं पर उनसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बिल्कुल। फ्रांस और द का साथ में आना उतना जरूरी नहीं है जितना फ्रांस और पेरिस का। तो पेपर ने एक फॉर्मूला बनाया जिससे ट्रेनिंग के दौरान ऐसे बहुत ज्यादा आने वाले शब्दों को मतलब एक संभावना के साथ नजरअंदाज किया जा सके, उन्हें स्किप किया जा सके। और इसका नतीजा तो डबल फायदे वाला था। एक तो ट्रेनिंग की रफ्तार 2 से 10 गुना बढ़ गई और हैरान करने वाली बात यह है कि इससे कम आने वाले यानी ज्यादा जरूरी शब्दों की वेक्टर क्वालिटी और भी बेहतर हो गई। हाँ, क्योंकि मॉडल का ध्यान अब उन पर ज्यादा था। तो ये 3 इनोवेशंस, हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स, नेगेटिव सैम्पलिंग और सब सैम्पलिंग, यही वो चीजें थीं जिन्होंने अरबों शब्दों के डेटा सेट पर ट्रेनिंग को संभव बनाया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का कमाल था। ठीक है, तो शब्दों की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन भाषा सिर्फ शब्दों का जोड़ तो है नहीं। इसमें मुहावरे होते हैं, वाक्यांश होते हैं। जैसे पेपर का उदाहरण है एयर कनाडा। इसका मतलब सिर्फ एयर और कनाडा को जोड़ना तो नहीं है। हाँ, या बॉस्टन ग्लोब, वो एक अखबार है, कोई ग्लोब नहीं। ये एक बहुत बड़ी सीमा थी और इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत सरल डेटा पर आधारित समाधान निकाला। उन्होंने बस ट्रेनिंग डेटा को कई बार स्कैन किया और ऐसे शब्दों के समूहों की पहचान की जो बार बार एक साथ आते थे, जैसे न्यूयॉर्क और टाइम्स। और फिर अगली बार ट्रेनिंग के लिए इस पूरे समूह न्यूयॉर्क टाइम्स को एक ही शब्द मान लिया गया। उन्होंने डेटा को ही बदल दिया। बिल्कुल, बहुत ही सीधा साधा पर असरदार तरीका, और इसके नतीजे भी शानदार थे। उन्होंने मुहावरों के लिए भी एनालॉजी टेस्ट बनाए।
जैसे कि मॉन्ट्रियल का जो रिश्ता मॉन्ट्रियल कैनेडियंस जो एक हॉकी टीम है उससे है, वही रिश्ता टोरंटो का किससे है? और मॉडल ने सही जवाब दिया, टोरंटो मेपल लीफ्स। हाँ, ये दिखाता है कि मॉडल सिर्फ भाषाई रिश्ते नहीं बल्कि दुनिया के ज्ञान को भी सीख रहा है। उनका सबसे अच्छा मॉडल, जिसे 33 अरब शब्दों के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया था, इस तरह के टेस्ट पर 72% तक सटीक था। और इससे एक और बात साबित हुई जो आज भी उतनी ही सच है, बेहतरीन नतीजे पाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा कितना जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने जो चर्चा की उससे ये साफ है कि ये पेपर सिर्फ एक नया मॉडल बनाने के बारे में नहीं था, ये सोचने का एक नया तरीका था। हमने सीखा कि शब्दों के अर्थ और उनके रिश्तों को एक गणितीय स्पेस में जगहों के तौर पे देखा जा सकता है। हाँ, और स्किप ग्राम मॉडल आसपास के शब्दों का अनुमान लगाने जैसे सरल काम से इन गहराइयों को बहुत कुशलता से सीख सकता है। और ये भी कि हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स और नेगेटिव सैम्पलिंग जैसे चालाकी भरे इंजीनियरिंग इनोवेशंस ने वो मुमकिन बनाया जो पहले नामुमकिन लगता था, अरबों शब्दों पर ट्रेनिंग। और आखिर में ये तकनीक सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे मुहावरों और वाक्यांशों को भी सीख सकती है। बिल्कुल, वर्ड टू वैक नाम से मशहूर हुआ ये काम, यह आधुनिक एनएलपी की नींव बना। आज हमारे पास बर्ट और जीबीटी जैसे और भी उन्नत मॉडल्स हैं, लेकिन वो सब इसी की बुनियाद पर खड़े हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि मैकॉलॉव की बाद की रिसर्च जैसे फास्टटेक्स ने इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया। फास्टटेक्स शब्दों को उनके अक्षरों के टुकड़ों में तोड़कर सीखता है। इससे मशीन उन शब्दों का भी मतलब समझ पाती है जो उसने ट्रेनिंग में पहले कभी नहीं देखे। ये आज के बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की नींव थी। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, इस पेपर ने दिखाया कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा से सीखे गए वेक्टर्स पर सरल गणित करके भाषा की एक गहरी छिपी हुई समझ हासिल की जा सकती है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर वेक्टर रूस प्लस वेक्टर नदी हमें वेक्टर वोल्गा नदी के करीब ले जा सकता है, तो और भी जटिल इंसानी अवधारणाओं जैसे न्याय, प्रेम या चेतना को क्या कभी इसी तरह वेक्टर्स में दर्शाया और समझा जा सकेगा? इस तरह से अर्थ को पकड़ने की सीमाएं क्या है? क्या वाकई हर चीज को संख्याओं में बदला जा सकता है? ये सवाल आज भी एनएलपी की दुनिया के केंद्र में है।